साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ गेम शो कसा आहेस। साथियों आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जहां मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जुड़े हुए हैं आपके अधिकारों से। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगा ऐसे मामले अकाउंट फ्रीजिंग के, जिसमें पुलिस के दायित्व क्या है, साइबर सेल के दायित्व क्या है, और इसके साथ साथ जो कंसर्न बैंक है उसके दायित्व भी क्या है। बैंक का काम सिर्फ ये नहीं है कि खाता खोल दिया बाकी आप जो है भुगतो। बैंक एक एक्टिव एजेंट है उस एजेंसी और आपके बीच में। अगर एजेंसी ही अपने कर्तव्यों को ढंग से नहीं निभाएगी तो जो कंसर्न एजेंसी है, जो कंसर्न ब्रांच मैनेजर है, उसके विरुद्ध भी हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे इनको सीधा कर सकते हैं यदि ये अपने दायित्वों को सही रूप से नहीं निभा रहे हैं और एज़ पर लॉ उन दायित्वों की पालना को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। साथियों हम सब जानते हैं हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ, जिसका बेसिस क्या है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ही आपको एक अधिकार देता है टू अर्न द लिवलीहुड। साथियों हम सब इस समय अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमम रूप से रखते हैं बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक में अगर हम पैसा रखेंगे तो ये पैसा जो है चोरी नहीं होगा, और अगर चोरी होता भी है तो उस सिनेरियो में बैंक एक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है कंसर्न खातों के ऊपर। तो कुल मिला के हमको ये मालूम है कि एक अच्छी सेफ्टी जो है बैंक के पास है, और इसके साथ साथ अगर पैसा बैंक में है तो एज़ पर अवेलेबल स्कीम हमें उस पैसे पर जो है इंटरेस्ट मिल सकता है, मीन्स हम अर्न भी कर सकते हैं विद द सेफ्टी। क्लियर हो गया आपको। अब साथियों प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि जब एक बड़ा अमाउंट जो है बैंक में और वो खाता जो है आपका फ्रीज़ हो गया, और कई बार आप बैंक जाके आ गए, आप बैंक से पूछ रहे हो कि भाई हुआ क्या है, बैंक जो है बताने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई पुलिस का ऑर्डर था, पुलिस के ऑर्डर से हमने सीज़ कर लिया। आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस भी जो है आपको धक्के खिला रही है। अब आप हो गए भाई परेशान कि करें क्या। इस तरह समय बीतता जाता है और आप धीरे धीरे अपने उस खाते की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हो। आप परेशान हो जाते हो कि करें क्या। अल्टीमेटली आप कहते हो कि भाड़ में जाए, हम जो है निपट लेंगे बाद में, अभी तो दूसरे बैंक में जाओ, खाता खोलो और अपना नया काम जो है शुरू करो। साथियों यही हमारी गलती सबसे बड़ी ताकत बनती है उन बैंक कर्मचारियों की जो निकम्मे हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी ताकत बनती है उन पुलिस वालों की जो निकम्मे हैं, कामचोर हैं, जो सही रूप में आपको न्याय देना नहीं चाहते हैं, कानून की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं और अल्टीमेटली आपके अधिकारों को उल्लंघित करने में, उन्हें वॉयलेट करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं। साथियों बार बार प्रकृति भी ये संकेत देती है कि जो भी व्यक्ति अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं, प्रकृति भी उनके साथ खड़ी है। पर आप ही अपना बेस्ट करना नहीं चाहते हो, आप डिपेंड हो वकीलों पे, आप डिपेंड हो दूसरे व्यक्तियों पर, तो कोई भी भला जो है आपका नहीं कर सकता है। आपको खुद ही आगे आना होगा, खुद ही अपने अधिकारों को इन्फोर्स करना होगा। अगर आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो कोई भी इस जन्म में आपके अधिकारों को इन्फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि इनर विल तो आपकी चाहिए। भाई एडवोकेट तो आपको असिस्ट करेगा, पर जब तक आपकी इनर विल नहीं है, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है किसी वकील के पास जाने की, अपना टाइम बर्बाद करने की और उनका टाइम बर्बाद करने की, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी लड़ाई, ये बहुत घातक स्थितियां हैं। तो ये बात जो है आपको विशेषता ध्यान में रखनी है। यू गॉट द पॉइंट ना। साथियों मैं जो मामला डिस्कस कर रहा हूँ, ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें कुछ गाइडलाइंस जो है दी गई है, ये ऐसी गाइडलाइंस हैं, अगर इसका अवलोकन आपने कर लिया तो डेबिट फ्रीज को लेकर जो आपके थॉट्स हैं, जो अभी कंसेप्ट आपके माइंड में है, ये बदल के रह जाएगा। अभी कंसेप्ट क्या है कि डेबिट फ्रीज कर दिया, बैंक वाले क्या करेंगे, डेबिट फ्रीज हो गया, पुलिस माए बाप है, जो कुछ करेगी पुलिस करेगी। कोर्ट का मजिस्ट्रेट जो है उसे रिपोर्ट कॉल करेगा, पुलिस लिख के दे देगी भाई हमको जांच के लिए खाते चाहिए, तो मजिस्ट्रेट भी उन खातों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट एविडेंस अगर डिस्पेंस हो गई तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो सबको अपनी सीट जो है बचानी है, सब लगे हुए हैं अपने आप को बचाने में। तो मर कौन रहा है, वो व्यक्ति जिसका खाता बैंक में, और वो खाता जो है सीज हो गया है, क्यों हुआ है पता नहीं, पर वो ठोकरें खा रहा है दर दर की, क्योंकि उसको अपना अधिकार जो है वो नहीं मालूम। तो आज की क्लास में वो अध्याय में खुलकर आपके सामने रखने वाला हूँ, उन कानून के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाला हूँ, और समुद्री गहराई में जाकर जो मैं मोती लेकर आया हूँ वो आप सबके समक्ष जो है रखने वाला हूँ। अब डिपेंड है आपके ऊपर कि आप उन मोतियों से माला बनाते हो या उन मोतियों को फेंक कर आप सिर्फ ये जाहिर करते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ है वो बैंक करेगी, जो कुछ है हमारे वकील करेंगे, जो कुछ है वो पुलिस करेगी। तो साथियों अगर आप दम रखते हैं, लड़ने का सांस रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को जो है नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि हम अपने राइट्स को प्रैक्टिकल वे में जाके जो है इन्फोर्स कर सकें। साथियों जब भी कोई अपराध होगा, चाहे वो साइबर का अपराध हो, चाहे वो आईपीसी का अपराध हो, तो क्या होगा,
जब वो मैटर रिपोर्ट होगा पुलिस को और वो इकोनॉमिक अपराध है, मीन्स पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है बैंकिंग चैनल के माध्यम से, तो सबसे पहला फोकस पुलिस का यही होता है कि अमाउंट की रिकवरी की जाए। अगर खाते में जो है पैसा है या नहीं भी है, तो सबसे पहले जिन जिन खातों में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और उनकी प्रॉक्सिमिटी क्या है उन ट्रांजेक्शन के साथ में, इसको इमीडिएटली पुलिस जो है एवोल्यूट करके कंसर्न बैंक को जो है डायरेक्शन देती है कि आप जो है हमें सारी जानकारी दीजिए, और जानकारी प्राप्त होते ही इमीडिएटली उन खातों पर डेबिट फ्रीज करने का या लीन करने का जो है आदेश देती है। ये एक प्रैक्टिकल ऑर्डर है। आपको ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकारों ने भी इस विषय पर ध्यान दिया कि उनका मकसद क्या था कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को रोकना, साइबर फ्रॉड को रोकना, और जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका पैसा गया है, उस तक पैसा दोबारा तभी पहुंच पाएगा जब ये पैसा फर्दर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, फर्दर ये पैसा विड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर डेबिट फ्रीज एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है दिखाई देता है पुलिस को, जिसके जरिए हम एक पर्टिकुलर खाते में अमाउंट अगर है तो उसको हम रोक सकते हैं, पर यह साबित करना होगा कि ये चेन अकाउंट है और इसके खाते में जो पैसा आया है ये उसी चेन से आया है, ये उन्हीं व्यक्तियों के मार्फत आया है जो इस क्राइम में जो है इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया आपको? तो बेसिकली एक चेन बनती है इस तरह के क्राइम्स के अंदर। दूसरी बात ये है कि आपको बैंक से जो है एक मैसेज आएगा कि आपका खाता जो है सस्पेक्टेड पाया गया है पुलिस अथॉरिटी की जांच में, जिस कारण अभी इस पर हम डेबिट फ्रीज कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक आ जाए। जब आप बैंक जाओगे तो आपको पूछेंगे नहीं, बैंक मैनेजर जो है चाय पीता रह जाएगा, आप बैंक कर्मचारी के पास में जाओगे, वो आपको सही रिस्पॉन्स करेंगे नहीं। 2-3 घंटे ख़राब करने के बाद में आपको कोई रिस्पॉन्स बैंक नहीं देगा, ये आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो अगर वहाँ पर आपको अपने अधिकार मालूम है तो काफ़ी ईजियर रहेगा आपके लिए बात करना। जब भी सारी घटनाएँ हो रही हैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं कि जो भी व्यक्ति इस समय बैंक जाते हैं तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। सबसे पहले वो मैसेज जो आपके मोबाइल में आया है, वो मैसेज जो है दिखाइए काउंटर के ऊपर कि मुझे मैसेज आया है और इस बारे में मुझे जो है कंप्लीट जानकारी दीजिए। 15 से 20 मिनट वेट करना है। अगर जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आपको कंसर्न बैंक मैनेजर के नाम पर एक पत्र लिखना है कि खाता नंबर सो एंड सो के सीज होने के संबंध में मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ था, जिसमें यह अंकित था मेरा खाता जो है सीज हो गया है, क्यों हुआ है, किसके आदेश से हुआ और मैं किस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया इस खाते के जरिए, ये समझ जानकारी जो है मुझे प्रोवाइड करें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कंसर्न साइबर सेल है या कंसर्न जो पुलिस है, उन सबके पास में होती है नोडल सेल। ये कंसर्न नोडल सेल्स जो है आपस में मिलकर काम करते हुए जो है कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है करती है। तो वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपके हाथ में जो है होने चाहिए, जो करीबन 4 से 5 पेज के होते हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इंसिस्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को लेने के ऊपर। दूसरी बात है कि जब वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए तो उसमें अथॉरिटीज़ के मेल, उनके फ़ोन नंबर होते हैं, तो उनको फ़ोन ज़रूर करना है आपको। उनको मेल पर जो है अपना पूरा ज्ञापन जो है लिख के देना है, ताकि स्थिति जो है स्पष्ट हो सके कि अकाउंट जो है कितने टाइम तक जो है सीज रहेगा और प्रगति क्या हो रही है इन्वेस्टिगेशन की, और इसके अलावा आगे हम फर्दर कोर्स क्या लेंगे इस तरह के मैटर्स में। तो ये समझ जानकारी तभी मिलेंगी जब आप स्टेप नंबर 2 जो है फॉलो करोगे, जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्ड करना है विद द कंसर्न नोडल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न साइबर सेल, इंक्लूडिंग द नोडल सेल ऑफ द कंसर्न बैंक। तो ये बात बहुत तरीके से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, पर जब फ़ोन उठाते हैं तो बहुत तरीके से आपसे बात करेंगे, आपको सारी जानकारी जो है प्रोवाइड करेंगे। अगर जानकारियाँ ये प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप जो है अपना ज्ञापन सौंप दो ऑनलाइन। इसके अलावा आप अपना ज्ञापन जो है सौंप सकते हो उस एड्रेस पे, जो एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है जिसका हवाला उन कंसर्न लेटर्स में जो है होता है। अगर 7 दिन में अकाउंट जो है आपका डिफ्रीज नहीं होता है तो आप जो है कंसर्न बैंक मैनेजर को दोबारा एक लेटर लिखेंगे और उससे कहेंगे कि भाई मेरा एक खाता सीज हुआ है, जिसमें क्या डायरेक्शंस आपको दिए गए स्पेसिफिकली इस बारे में आपने ना अवगत कराया है और ना ही ये जानकारी जो है आपने प्राप्त करी है, जो कि डेलिब्रेट है। इस बारे में रिसेंट गाइडलाइंस है केरला हाई कोर्ट की भी, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कंसर्न बैंक की ड्यूटी है कि एफिशिएंटली कॉरेस्पॉन्डेंस करे कंसर्न साइबर सेल से या कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और डायरेक्शन जो है सीख करे कि अकाउंट को लंबे टाइम तक होल्ड करना है, या जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको होल्ड करना है, या इसको लीन करना है, या डेबिट फ्रीज करना है, कितने टाइम तक करना है। अगर ऐसी स्थितियाँ करने में बैंक इच्छुक नहीं है तो इसका मतलब बैंक जो है वो कंज्यूमर के प्रति लापरवाह है, वो कंज्यूमर डेफिशिएंसी की कैटेगरी में स्थिति आती है, और वहाँ पर बैंक के खिलाफ एक अलग से आप कार्रवाई कंसर्न कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी जो है पेश कर सकते हो, क्योंकि बैंक के एफर्ट्स होने चाहिए। अगर बैंक एफर्ट्स नहीं कर रहा है, बैंक चुपचाप बैठा हुआ है और बैंक का मैनेजर जो है सिर्फ चाय पी रहा है और कोई रुचि नहीं दिखा रहा आपकी कार्रवाई करने में, इसका मतलब बैंक सिर्फ एक नाम का बैंक है और वो किसी भी रूप में आपकी हेल्प करने में, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में जो है इच्छुक नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला बनता है बैंक के मैनेजर के खिलाफ। आप नोटिस दोगे तो ही उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, केस तो बहुत दूर की बात है। तो आप इस चीज़ पे जो है विशेष ध्यान दें, ये प्रैक्टिकल बातें। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, मीन्स जिस जुरिडिक्शन में जो बैंक है उसका संबंधित मजिस्ट्रेट जो है वो कैसे मालूम करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, उस एरिया का संबंधित जो है थाना है,
उस थाने का संबंधित कोर्ट होता है, ये हमें कोर्ट जाके जो है इजीली मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पर हमें जरिए एडवोकेट जो है आवेदन करना है 451 सीआरपीसी विद सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी। उसमें क्या मेंशनिंग करना है कि ये अकाउंट है, लंबे टाइम से मेंटेन कर रहा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये अकाउंट किसी भी गलत एक्टिविटी में काम नहीं आया है, इसमें इस डेट को एक अमाउंट आया था जो डिस्प्यूटेड है, अभी तक हमने विड्रॉ नहीं किया है, या विड्रॉ कर भी लिया है तो हम लौटाने को तैयार हैं, इसके इंडेमनिटी दे रहे हैं, और हमारे खाते में इतने रुपए पड़े हुए हैं, मेरे डेली यूज़ में ये पैसे आते हैं, अगर ये पैसा रिलीव नहीं किया गया तो मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, अल्टीमेटली मेरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है अफेक्ट होगा, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसके अलावा अगर ये बिजनेस खाता आपका है तो उस सिनेरियो में मेरे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसमें काम आता है, तो आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करके या उसको लीन करके रिमेनिंग खाते को जो है ऑपरेशंस के जो है आदेश दे दीजिए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का जो स्थिति है, जो इस तरह की प्रैक्टिकल पोजीशन है, ये डिस्कस करी है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मुक्ता बहन बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी में, जो मैंने बताया भी था आपको। इस मामले में क्या हुआ था कि एक मामला दर्ज हुआ 498 है 406 आईपीसी में। लड़की का कहना यह था कि जो लड़का है और उसके जो घर वाले हैं, इन्होंने मेरे साथ जो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड किया है, जो मेरे पैसे थे उसको हड़प कर लिए और पैसों को खातों में डाल के उसको विड्रॉ कर लिया, और अल्टीमेटली इस बंदे ने उसको लॉन्डर करते हुए जो उसकी नानी है उसके नाम पर इसने लाखों रुपए की जो है एफडी कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच करी और जांच में बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो मुक्ता बहन था उसका अकाउंट जो है वो सीज कर दिया। अब मुक्ता बहन पहुंच गई मजिस्ट्रेट के पास में, उसने एक ही बात कोर्ट से कही कि बेसिकली जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए था। इस केस में प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं हुआ। वो प्रोसीजर क्या था? सेक्शन 102 सीआरपीसी का प्रोसीजर। देखो कई ऐसे व्यूज हैं जहां पर ये रिट्रीव है कि 102 सीआरपीसी इज नॉट इंपेरेटिव, इट इज बेसिकली अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। 102 सीआरपीसी इंपावर करता है पुलिस को टू सीज द अकाउंट अगर वो अकाउंट जो है वो सस्पिशियस है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो सस्पेक्टेड है या किसी क्राइम से कनेक्टेड है या इसका ऑनर जो है अननोन है, उसको वो सीज कर सकती है। और इस संबंध में पावर्स को जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर पावर गलत तरीके से एक्सरसाइज की गई है या गुड पर्शिबल नेचर के हैं या ऑनर जो है पिक्चर में आता है या प्रीमा फेशियल ऑनर ये सेटिस्फाई करता है कि ये एलिस प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व नहीं है क्राइम में, पुलिस ने गलत पावर का यूज़ किया है, तो वहाँ पर धारा 451 धारा 457 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जो है पावर एक्सरसाइज करते हुए सुब्बड़ के नामे पर कंसेंट अकाउंट को रिलीज करने का ऑर्डर कर सकता है, उसको डिफेस करने का ऑर्डर कर सकता है, रिलेवेंट कंडीशंस को लगा सकता है। इसके अलावा जो भी नेसेसरी बाउंड्स हैं इसको निष्पादित करने के लिए भी डायरेक्शन जो है कंसर्न पार्टी को दे सकता है। साथियों इस मामले में उसका कहना यह था कि 102 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करने के लिए आवश्यक है, सबसे पहले जो भी आर्टिकल सीज किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। दूसरी बात, उस लिस्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट को, और इसके अलावा जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है वो कम्युनिकेट किया जाएगा कंसर्न व्यक्ति को जिसका अकाउंट जो है सीज किया जा रहा है, और कुछ कंडीशंस में लगाई जाएंगी कि अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो उसको हम विदहेल्ड कर रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट जो है आप यूज़ करो, ये बॉन्ड जो है आप निष्पादित करो कि उस अमाउंट को जो है आप यूज़ नहीं करोगे, या वो खाते को यूज़ करना चाहता है व्यक्ति तो वो अपना एक एफिडेविट देगा कि भाई ये अकाउंट मेरे नाम पर है, इसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए और मैं इस खाते को यूज़ करूंगा, पर विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो भी अमाउंट है जब भी पुलिस कहेगी मैं कंसर्न कोर्ट में लाके जो है अमाउंट जो है पेश कर दूंगा। तो कुल मिला के जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो यही है कि ये फैक्ट जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर का वो इन्फॉर्म किया जाएगा बिफोर हैविंग एन एक्चुअल ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन कि ये खाता जो है हम सीज कर सकते हैं यदि आपने कंसर्न अथॉरिटी के समक्ष एक एफिडेविट जो है जारी नहीं करा या एक बाउंड जो है जारी नहीं करा, और उसमें जो कंडीशंस थी, कंडीशंस क्या है कि इस खाते का मैं उपयोग करूंगा, मैं इससे डेबिट करूंगा, इसमें अमाउंट ले सकता हूं, पर जो भी अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, या उस अमाउंट को मैं जब भी कोर्ट बुलाएगा या अथॉरिटी बुलाएगी मैं जो है डिपॉजिट कर दूंगा, ये लिख के दो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जब तक ये कंप्लाई विद नहीं होगा तब तक किसी भी रूप में ये नहीं मान सकते कि पुलिस ने अपनी पावर को जो है तरीके से एक्सरसाइज करा है। इस पर कई जजमेंट जो है आए हैं, कुछ हमारे खिलाफ भी कुछ हमारे पक्ष में भी है, पर इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है हमारे पक्ष में सुखदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का, जो कि है 2013 वॉल्यूम 2 SCC पेज 212। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट भी है, इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट भी है। तो कुल मिला के सभी जजमेंट्स में ये प्रक्रिया जो है स्पष्ट की गई है। तो साथियों ये प्रक्रिया जो है इस केस में जो है फॉलो नहीं हुई। केवल स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है ये मानने के लिए कि इस व्यक्ति के द्वारा लॉन्ड्रिंग की गई है या इस व्यक्ति के द्वारा क्राइम कमिट किया गया है, ये खाता जो है क्राइम में इन्वॉल्व है। सबसे पहले पुलिस को फॉलो करना है प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी, जो कि इंपेरेटिव प्रोविजंस है। अगर पुलिस ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है तो वहाँ पर किसी भी रूप में वो ऑर्डर जो है स्टैंड बाय नहीं कर सकते। जैसा इस केस में हुआ था कि मजिस्ट्रेट ने ऑब्जर्वेशन दी है, उसको सेटिस्फाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामला जो है हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने इस सारी बातों को लिखते हुए, लॉ पॉइंट्स को लिखते हुए स्पष्ट कर दिया कि जब भी खाते सीज होंगे या डेबिट फ्रीज होगा तो वहाँ पर ड्यूटी है पुलिस की
कि सबसे पहले जो भी अकाउंट सीज कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर लिस्टिंग तैयार कर लें, उस लिस्टिंग को इन्फॉर्म करें कंसर्न मजिस्ट्रेट को। तीसरी बात है कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर को कम्युनिकेट करें कंसर्न व्यक्ति को जिसका खाता है। चौथी बात है कि अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है या कंडीशंस कंप्लाई विद नहीं करता है तब जाके आप एक्चुअल डेबिट फ्रीज कर सकते हो। अगर आप ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसा डेबिट फ्रीज कंसर्न व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। तो साथियों इस केस में लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस उस कंसर्न खाते को डीफ्रीज करने के जो है ऑर्डर दिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये जो कंसर्न लेडी है ये बॉन्ड जो है करेगी एग्जीक्यूट, उसमें ये मेंशन करेगी जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसको विड्रॉ नहीं करूँगी और करते भी हो तो जब भी ये अमाउंट जो है मंगवाया जाएगा तो मैं इस अमाउंट को नियत समय अवधि में जो लिखी होगी नोटिस में मैं पेश कर दूंगी। चूक होगी तो मैं इसके लिए जिम्मेदार होंगी और मेरे विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है। तो साथियों कुल मिला के ये जजमेंट काफ़ी हेल्पफुल है। इस जजमेंट के जरिए ये मालूम पड़ता है कि जो भी पावर एक्सरसाइज करेगी साइबर सेल या कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो तो वहाँ पर उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो किसी भी रूप में पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, किसी भी रूप में आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकते, किसी भी रूप में हमें परेशान नहीं कर सकते। अगर उनको अकाउंट सीज करने हैं सेक्शन 102 CRPC में तो उनको जो प्रोसीजर मैंने बताया वो फॉलो करना होगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये रूल ऑफ लॉ सेटल्ड गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। इस स्थिति में जो मैंने प्रोटोकॉल बताया उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों चीज़ें आसान हैं पर आप जब तक चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करेंगे तब तक कोई सफलता जो है आपको नहीं मिलनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा कि अकाउंट फ्रीज होने पे क्या करें, राइट्स कैसे एक्सरसाइज करें, किस तरह अपने राइट्स को इंप्लीमेंट करें और किस तरह से जो लोग गलत कर रहे हैं उनको जो है सबक सिखाएं। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया तो और भी लोग परेशान हैं आपकी तरह उन तक कम से कम कंटेंट तो पहुँचाओ, तो कंटेंट को पढ़कर समझकर अपने राइट्स को वो लोग इन्फोर्स कर सके। साथियों ऐसे ही टॉपिक्स के लिए न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। साथियों टिल देन जय हिंद जय भारत।